अगर आप ये डरे हो कि आपका पति या पत्नी आपको धोखा दे देगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, तो फिर आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सुख नहीं होता है, इस चीज़ को समझो। अगर आप मजबूरी से स्वार्थ से रिश्ते में जुड़े हो तो सुख नहीं मिल सकता। और आप चाहते हो कि आपको सुख मिले, कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जैसे चल रहा है, हमारे साथी हमारे पार्टनर जैसे हैं उनके वैसा ही रहते हुए, और हम जैसे हैं वैसा ही सब कुछ रहते हुए हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ फिर सही चलने लगे, है ना। लेकिन प्रकृति में ये संभव नहीं है। ये नहीं समझ रहे कि हम किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम परंपराओं में फंसे हैं, हम नैतिकता में फंसे हैं, हम सामाजिकता में फंसे हुए हैं, और हम कहते हैं हम ठीक है। कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो धर्म, समाज, नैतिकता, धार्मिकता इन चीज़ों में फंसा ना हो। हर व्यक्ति यही दुहाई देता है, हमारी तो परंपरा ऐसी है, हमारा तो समाज ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसे धर्म बनाए जाते हैं, इसीलिए हम ऐसे जी रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सभी संबंधों से परेशान हैं और हम सब चाहते हैं कि कुछ ऐसा सलूशन मिल जाए। हम सब इसी उम्मीद से आते हैं कि सब जो भी जैसा चल रहा है उसमें मतलब वैसा ही चलते चलते सब कुछ ठीक हो जाए। इस चीज़ को हमें ये समझना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जैसे चल रहा है, हमारे साथी हमारे पार्टनर जैसे हैं उनके वैसा ही रहते हुए, और हम जैसे हैं वैसा ही सब कुछ रहते हुए हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ फिर सही चलने लगे, है ना। लेकिन प्रकृति में ये संभव नहीं है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम उम्मीद में तो यही सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा चलने लगेगा, लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा चलने लगे और सब कुछ ठीक हो जाए तो गड़बड़ होती ही क्यों? गड़बड़ हो ही इसीलिए रही है कि कुछ ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक था तो गड़बड़ हो गई, अब जब गड़बड़ हो गई तो कैसे सब कुछ पहले जैसा होके ठीक हो जाएगा? तो आज इसी विषय पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे। हम जो उम्मीद लेके बैठे हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक होने का तरीका वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ठीक होने का तरीका कुछ और है और हम उस तरीके को अपनाना नहीं चाहते हैं। मतलब प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम ठीक तो सब करना चाहते हैं, लेकिन हम उस उपाय को, उस सलूशन को, उस दवाई को हम अपनाना नहीं चाहते हैं, और बिना अपनाए हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये संभव नहीं है। ठीक है कि हमारे संबंधों में हिंसा क्यों होती है। ठीक है, इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे तो हम अपने रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा वही रिश्ता बेहतर होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो शुरुआत होती है एक सवाल से। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की दुखद खबर आई थी। हमारे रिश्तों में भी एक ऐसा बिंदु आता है जब हमें लगता है कि इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी, लेकिन हम उस समय तक रिश्ते में इतना निवेश कर चुके होते हैं, मानसिक रूप से, समय का और रुपए पैसे का भी, कि हमें उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक होने की बजाय और बिगड़ता जाता है। और ऐसा ही नौकरी में भी देखने को मिलता है। तो क्या एक बिंदु होना चाहिए जिस पर हम ये तय कर सके कि भले ही कितना भी निवेश हो चुका है, पर अब यहाँ से छोड़कर इसको कोई दूसरी दिशा दी जाए। आपका मैंने एक वीडियो देखा था, पहले उसमें साहिर लुधियानवी जी की एक लाइन थी, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इसी पर कुछ मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, नहीं, आप कोई टैक्टिक, रणनीति मांग रहे हो, जिसको साधारण भाषा में रूल ऑफ थंब कहते हैं। आप वो मांग रहे हो। आप कह रहे हो कि रिश्ता चल रहा है तो उसमें कैसे किसी बिंदु पर या किसी समय पर जाकर पता कर लें कि अब बात खराब हो रही है, और उसको शांतिपूर्वक रिश्ते को वहीं पर समाप्त कर दे। आप ये पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो ना आप? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं जी। तो बात इसकी नहीं है। अभी भी आप जो मांग रहे हो वो एक तरफ का सस्ता उपाय है। मतलब ये आप मांग रहे हो, आप अपनी तरफ से एक तरफा रिश्ते में सस्ता उपाय चाह रहे हो। आप कह रहे हो, मैं जो था, मैंने जिससे वो रिश्ता शुरू किया, जिस आधार पर शुरू किया, जिस आधार पर साथी चुना संबंध बनाने के लिए, और जिस तरीके से मैं उसको 3 साल 5 साल तक चलाता रहा, वो सब तो अपनी जगह यथावत रहे, कायम, बिल्कुल जैसे था वैसा ही रहे। बस ये बता दीजिए कि जब चीज़ें गड़बड़ाने लगे तो किस तरीके से वहाँ बीच में ये कर देना चाहिए कि अब ये रिश्ता यहीं पर समाप्त हो जाए। ये ऐसे नहीं होता ना।
मतलब आप सभी लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि जो मेरा रिश्ता है वो सही हो जाए, या कुछ ऐसा कि बस वहीं से सब अच्छा हो जाए। लेकिन हम समझना जो चाह रहे हैं ना वो है नहीं। ये भी हमारा एक मतलब मेंटली जो है ना, हमारे दिमाग की ही फितूर है कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। तो आप अपना केंद्र बचाए रखना चाहते हो, मतलब आप अपने आप को तो बचाए रखना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो आपका साथी है, जो आपका पार्टनर है, वो कुछ ऐसा सुधर जाए या बदल जाए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। बल्कि जिंदगी की जो आपकी बुनियाद है आप उसको बचाए रखना चाहते हो, और उस बुनियाद पर जिंदगी खड़ी करके जो केंद्र आपने बना रखा है अपना, उस केंद्र से चलकर जो नुकसान होते हैं आप बस ये पूछ रहे हो कि उन नुकसानों से कैसे बच जाए। मतलब हमारे भीतर का जो केंद्र है जिसने रिश्ता बनाया, और वो किस व्यक्ति से रिश्ता बनाया, क्योंकि हम जैसे होते हैं हमारे रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। तो हम उस केंद्र को बचाए रखना चाहते हैं, और जिससे रिश्ता बना है या जिसने रिश्ता बनाया उसे बचा के हम बाहर चीजों को ठीक करना चाहते हैं कि रिश्ता शुरू करने के मजे भी ले लें, रिश्ते को भोगने का स्वाद भी लें, और जब रिश्ता खटास देने लगे तो उसको फिर छोड़ना कैसे है, गर्क कैसे कर देना है, बस आप ये बता दीजिए। तो तुम मेरा इस्तेमाल बस ये जानने के लिए कर रहे हो कि रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो तो, और रिश्ता छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद ही गलत हो तो, उन चीजों के बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते। मतलब रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो, इस चीज पे आप बात नहीं कर रहे कि रिश्ते की शुरुआत ही गलत हुई, और रिश्ता छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद ही गलत हो। मतलब रिश्ते को तो छोड़ो कि जो शुरुआत गलत की वो तो ठीक ही है, लेकिन आपकी जिंदगी की बुनियाद ही गलत हो, मतलब आप ही गलत हो तो उन चीजों के बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते। आप बस ये कह रहे हो कि जब लड़ाइयां शुरू हो जाए और गाली गलौज मारपीट की नौबत आने लगे, दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे, तो फिर किस तरीके से शालीनता के साथ संबंध समाप्त करना चाहिए, बस ये पूछ रहे हो। क्योंकि डर गए हो, इस तरह के हादसे अब हर चौथे दिन सामने आ रहे हैं, तो डर लग रहा होगा कि कहीं तुम्हारे साथ ना कुछ हो जाए, या कहीं तुम किसी के साथ ना कुछ कर बैठो। और उसमें भी डर ये नहीं लगता कि जिसके साथ करेंगे वो मिलेगा, डर ये लगता है कि बाद में हम धरे जाएंगे, यानी पकड़े जाएंगे। तो ये सब थोड़े ही ठीक है। मामला एक क्षण का नहीं है, मामला सनसनी का भी नहीं है, मामला उस मूल सिद्धांत का है जिसको आप सही मानकर अपनी जिंदगी ही जी रहे हो। ठीक है, आपकी पूरी जिंदगी ही गलत है, इस चीज को आप समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है कि आप तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, आपके साथ जो है वो गलत कर रहा है। तो आपने एक गलत सिद्धांत पकड़ लिया है, उसको सही माने बैठे हो, और अपने सिद्धांत पकड़ लिया है, आपने सिद्धांत पकड़ लिया है आकर्षण का, सुख का, भोग का, उथलेपन का, और वैसे ही फिर आप नौकरी भी चुन लेते हो, और वैसे ही आप साथी बना लेते हो, और फिर उस नौकरी में जो होना है वो होता है, उस साथी के साथ भी जो होना होता है वो होता है। कहीं भी हो जाए या भी बहुत दुखद, बहुत त्रासद तरीके से हो जाए, और उसमें बहुत मामला सनसनीखेज रहे, नाटकीयता से परिपूर्ण, तो तब जाकर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। या हो भी और इतनी सनसनीखेज ना हो तो हमें फिर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो लोग हैं, सामान्य मध्य वर्गीय पति पत्नी, और शादी भी कर चुके हैं, लिव इन वगैरह नहीं है, शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन दिन रात एक दूसरे का मुंह नोचते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जले भुने रहते हैं, और दोनों का दम घुटता है उसमें। लेकिन साहब, एक आदर्श भारतीय मध्यवर्गीय जोड़ा है, वो भी अब शादी को 30-40 साल हो चुके हैं, तो रहना तो अब साथ ही है, और समाज के सामने दर्शाना भी यही है कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरे को तनाव देते देते ये होता है कि दोनों में से एक को डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। और अगर दो लोग, गलत लोग एक साथ रह रहे ना, तो क्या होती है? कोई नहीं कहेगा कि कत्ल हुआ है, क्या इसमें और किसी ले लेने में बहुत ज्यादा अंतर है? मतलब जो ये होता है ना कि आदमी बीमारी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, इन सबसे मर जाता है, ये भी और किसी में कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अंतर है। आप किसी को इतना तनाव दो एक गलत रिश्ते में कि वो खुद ही एक दिन हार्ट अटैक, ये नहीं है क्या? पर इसमें कोई कहेगा ही नहीं कि आपने। भारत में रिश्ते सबसे ज्यादा स्थायी और चिरंजीवी होते हैं। यहाँ एक बार गांठ लग गई तो लग गई, संबंध विच्छेद कम ही होता है। यहाँ तो ये होता है कि शादी हुई हो या ना हुई हो, 14 साल वाली अपने 16 साल वाले के लिए करवा चौथ रखी होती है,
और यही भारत जहां रिश्ते दुनिया में सबसे ज्यादा स्थायी हैं, यही दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेह के और हृदयघात के मामले भी होते हैं। भारत को हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ बात तो होगी ना। मारने का यही तरीका नहीं होता कि चाकू उठाकर किसी की छाती में घोंप दिया या उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। मारने के तो इतने तरीके हैं, बस सब तरीके सनसनीखेज नहीं होते हैं। हर तरीके में खून बहता हुआ नहीं दिखता और मीडिया की बहुत रुचि नहीं होती। मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ उन सब बच्चियों की जो जन्म लेने से पहले या जन्म लेते समय मार दी जाती है। कोई बात करता है, वह लड़की बड़ी हो जाए, 18 या 28 साल की हो जाए, फिर उसकी हो जाए तो आप बहुत शोर मचाओगे। फिर तो आप उसको भी मृत्यु में भी सम्मान से विदा नहीं होने दोगे। उसको डिग्निटी इन डेथ, गरिमापूर्ण नहीं पाने दोगे। घुस घुस कर पता करोगे ये क्या करती थी, वो क्या करता था, दोनों का रिश्ता कैसा था और क्या बातें हैं, जरा कुछ बताओ, कुछ मसाला, कुछ चटपटा बताओ। वहाँ बड़ी रुचि आ जाती है। और जो लाखों करोड़ों लड़कियां हमारे सम्मानित संस्कृत परिवारों में चुपचाप मार दी जाती हैं, उनकी हम बात नहीं करना चाहते। देखो मतलब यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं ये कि जैसे अभी लड़के की चाह में लड़कियों का मतलब कि गर्भ में ही भ्रूण दी जाती है, उस चीज को कोई हत्या नहीं मानता। लेकिन जब वही लड़की 18 साल की हो जाती है और जब उसका किसी से रिलेशन होता है और हो जाती है तो उसी यही माँ बाप, यही जो दुनिया वाले हैं, यही लोग इतना बड़ा सनसनीखेज बनाते हैं कि मतलब उसकी इस कारण, क्योंकि वहां पे या तो रेप होता है या तो उसे पति द्वारा कुछ मतलब परेशान किया जाता है या कुछ ऐसी बातें होती है जो सनसनीखेज होती है, जो लोगों को मनोरंजन बनाती है। इसलिए हम इनको इतना सनसनीखेज बनाते हैं। लेकिन जब हम करते हैं किसी लड़की की, तब इस बात को कोई भी नहीं उछालता है। भी होती है ना, लेकिन हम किस चीज को सनसनीखेज बनाते हैं? जिससे हमें आनंद आता है, जिससे हमें मजा आता है ना। तो यहाँ भी दोगला जीवन होता है। तो और सब एक ही केंद्र से आ रही हैं, एक ही मूल सिद्धांत से आ रही हैं और मैं उसी की बात कर रहा हूं और आप उसकी बात नहीं करना चाहते। आप बस की बात करना चाहते हो जो रोशनी में आ गई है, जो मीडिया में छा गई। और मीडिया में ना छाए तो होती रहे, आपको कोई असर ना होगा, क्योंकि आप जिंदगी अपनी नहीं बदलना चाहते, आप अपना केंद्र नहीं बदलना चाहते। आप बस ये चाहते हो कि लफड़े में ना पड़े भाई, झंझट नहीं मांगता, झंझट ना हो और जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे तो कोई समस्या नहीं होगी आपको फिर। ठीक है, तो इस चीज से हमें समझना है कि जो व्यक्ति अपनी बच्ची की भ्रूण कर सकता है वो बड़े होने पे किसी कर सकता है। ये चीज हमें नहीं, मतलब हम पहले से ही गलत होते हैं, हमारे केंद्र में ही हिंसा होती है लेकिन हम समझते नहीं हैं। ठीक है, और गलत दूषित संबंध भी बदतर होते हैं। जो गलत होते हैं, दूषित संबंध होते हैं, जहां रोज लड़ाइयां होती है, रोज झगड़े होते हैं, रोज एक दूसरे को शक किया जाता है, ताने मारे जाते हैं, ऐसे संबंध भी बदतर होते हैं। मगर अगर आप ऐसे संबंधों में फंसे हो ना, वो ठीक है, लेकिन ऐसे संबंधों में रोज आपकी मौत होती है। ये अच्छे से समझ लेना। कोई उस दिन कह रहा था कि भारत में अनुमान है कि 95% शादियों में आज भी दहेज दिया जाता है और बढ़ ही रहा है दहेज का कारोबार। तो जो रिश्ता इस तरह से पैसे के लेन देन की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, उस रिश्ते में दम नहीं घुटता होगा, वो रिश्ता मौत समान नहीं है क्या? हम उसकी नहीं बात करते, मतलब नहीं करेंगे। देखो, जब शादियों में दहेज लिया जाता है और दहेज दिया जाता है तो फिर ये भी तो होगा ना कि जब आप शादी तोड़ोगे तो फिर एलमनी भी ली जाएगी, दी जाएगी। मतलब शुरुआत ही लेन देन से कर रहे हो तो आप कहाँ सही रिश्ता बना रहे हो? मतलब शुरू से ही आपका रिश्ता गलत है और जब बीच में फिर कुछ होता है तो लगता है कि रिश्ता अब गलत हो गया। नहीं, आपके संबंध जब बनाते हो ना उसी वक्त से गलत रहते हैं। ये चीज आप समझते नहीं हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा जो हम शोर मचाते हैं जब कहीं कोई पति अपने पत्नी की या पत्नी अपने पति की या प्रेमी अपने प्रेमिका कर देता है तो हम बहुत जोर से शोर मचाते हैं। वो शोर मचाकर कहीं हम खुद को ही नहीं जताना चाहते कि हम ठीक है, हम ठीक है साहब, जितनी गड़बड़ हुई है उधर हुई है, हम ठीक है। उधर जो गड़बड़ हुई है वो तो हुई ही है निश्चित रूप से, पर उधर जो गड़बड़ हुई है उसका ढोल पीटकर आप जो अपनी तरफ भयानक गड़बड़ छुपाए हुए हैं कहीं उसको तो नहीं बजाना चाहते।
उधर बहुत जबरदस्त गड़बड़ हुई है। क्यों? अरे वो लिव इन कर रहे थे या अलग अलग धर्म के थे ना, इसलिए हुई है गड़बड़। हमारी ओर सब ठीक है, लिव इन तो छोड़ दो, हमने तो बाल विवाह कर लिया था, हमारी ओर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बाल विवाह किया था और 4 ट्रक दहेज आया था, हमारी ओर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। उसके बाद सिर्फ 3 लड़कियां मारी है कोख में, हमारी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और सास और जेठानी मेरी इतनी प्रेमी स्वभाव की थी कि उन्होंने ट्रक भी नहीं वापस जाने दिया। मतलब शुरू से ही हम रिश्ता गलत बना रहे हैं और बीच में कह रहे हैं कि हम तो सब ठीक है, बाहर दुनिया में गलत हो रहा है ना। मतलब हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम परंपराओं में फंसे हैं, हम नैतिकता में फंसे हैं, हम सामाजिकता में फंसे हुए हैं और हम कहते हैं हम ठीक है। कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो धर्म, समाज, नैतिकता, धार्मिकता इन चीज़ों में फंसा ना हो। हर व्यक्ति यही दुहाई देता है, हमारी तो परंपरा ऐसी है, हमारा तो समाज ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसे धर्म बनाए जाते हैं, इसीलिए हम ऐसे जी रहे हैं। पर उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, और वो हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप दूसरों के चलाए चल रहे हो, है ना। तो बोली ये भी तो दहेज में ही है ना, ट्रक भी बेचकर खा गई। अभी आजकल मुझसे कह रही हैं 5वां मंगवा दो ट्रक, नहीं तो रसोई में गैस के सिलेंडर का क्या है, कभी फट जाता है बेटा, तो जब कुछ दहेज वगैरह आएगा तो हम बेहतर सिलेंडर लेकर आएंगे ताकि तब तुम खाना बनाओ तो फटे ना। और ये सरसों का तेल, इसमें बहुत मिलावट रहती है, जमाना ही खराब है, घोर कलयुग है। कहीं ऐसा ना हो कि दिन तुम पकोड़े तल रही हो और वो सारा उबलता हुआ तेल तुम पर ही आकर गिरे। हम तुमको बचाना चाहते हैं, जल्दी से 5वां ट्रक मंगवा लो बेटी। देखो घोर कलयुग है, अभी अभी गंदे विधर्मी लोगों ने मार पिटाई कर दी, हत्या कर रहे हैं, मतलब बहू को डरा रहे हैं कि तुम दहेज मंगवा लो, नहीं तुम्हारे साथ ये हो सकता है। सास भी ऐसी है जो बहुओं को डरा रही है, दहेज के लिए लालची है। मतलब अब कुछ कम हो रहा है, लेकिन अभी तक तो यही चल रहा था ना, तो एकदम से तो चीजें नहीं बदल सकती ना। तो रोज आता है ना सूटकेस के अंदर से माँ बाप ने बेटी को मार दिया, ऑनर कॉलिंग हो गई, ये सब चलता है ना। हम नहीं चाहते ऑनर हो गई, ये सब चलता है ना, हम नहीं चाहते ये सब हमारे यहाँ हो। जल्दी से बेटी 5वां ट्रक मंगवा लो, तब तक हम बढ़िया वाले सरसों का तेल का इंतजाम करते हैं। हमारे समाज की, हमारे परिवार की और हमारे व्यक्तिगत जीवन की बुनियाद ही खोखली है। हम एक सड़े हुए केंद्र से जीते हैं जिसके अनुसार हम दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम दुनिया को नोच खसोट सके। जैसे गन्ने का आखिरी बूंद तक रस निकाल लिया जाता है ना, इसलिए है ये दुनिया। चूस डालो इसको, बिल्कुल कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे कोई वैसी हवसी आदमी बकरे की टांग चबा रहा हो और कह रहा हो मांस का आखिरी रेशा तक हड्डी से छील कर निकाल लूंगा। देखा है कभी उन लोगों को जो हड्डियां छील रहे होते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। हमको पढ़ा दिया गया है कि जिंदगी इसीलिए तो है। लड़की लड़के के प्रेम में पड़ती है क्या देख करके, लुक्स, बाहरी दिखावा, या उसने दाढ़ी कुछ खास तरीके से बनवा रखी है, ऐसे दिखाते हुए उसकी दाढ़ी आ रही है। आजकल तो तस्वीरों में देख ही रहे हैं, ये सब वही मामला छाया हुआ है। और दैट्स अ कूल कट, क्या बढ़िया कट है दाढ़ी की। लड़का लड़की में क्या देख रहा है, मजा आ जाएगा। सी विल बी टेरिफिक ऑन द बेड, वाओ, ये बिस्तर पर बहुत अच्छी होगी। लड़की ने भी अपने आप को पूरे इसी तरीके से तैयार किया हुआ है कि उसको देखते ही देखने वाले के ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। एकदम पता चल जाता है कि ये माल तैयार ही किस लिए हुआ है, इस आधार पर तो रिश्ता बनता है। मतलब हमारे रिश्ते ही पूरे शारीरिक होते हैं। अगर लड़की खूबसूरत है, लड़के की अच्छी दाढ़ी वाड़ी है, बढ़िया अच्छा बॉडी वगैरह है, तो लड़कियां उसे पसंद कर लेती हैं। और जब इस तरह से पसंद किया जाएगा, जब इस तरह से रिश्ते बनाए जाएंगे, तो जब कुछ कमी आएगी या वैसा नहीं दिखेगा तो फिर वो वही चीज़ें दूसरी जगह तलाशने लगते हैं। तो मतलब रिश्ता ही गलत चीज़ें देखकर बनाई जाती है, फिर उससे कैसे उम्मीद करो कि इसमें शराफत आएगी, इंसानियत आएगी, प्यार आएगा, भरोसा आएगा। मतलब रिश्ते ही जब हम बना रहे होते तब तो हमें बड़ा मजा आता है कि हमें एक अच्छी लड़की मिल गई, सुंदर लड़की मिल गई। जब आप उस सुंदर लड़की को देख के आकर्षक हो रहे हो और जब वो सुंदर लड़की आपको दिखा के आकर्षित कर रही है, तो वो कल को किसी और को भी दिखा के आकर्षित करेगी, कोई और भी उसे देख के आकर्षित होगा। तो इसमें गलत कहाँ है? जब तुम भी वही काम कर रहे हो तो फिर वो अलग कहाँ से हो गया?
है ना। हमारे रिश्ते इसलिए थोड़ी होते हैं कि वो इंसान अच्छा है या उसकी नीयत अच्छी है या उसके बातचीत करने का तरीका अच्छा है। हम तो खूबसूरती देख के रिश्ता बनाते हैं, तो जब वो खूबसूरत ही है तो फिर वो तो उसका इस्तेमाल कहीं और भी करेगी ना, वो यहीं तक क्यों सीमित रहे। या फिर पति भी ऐसे होते हैं कि जो पत्नियां उनसे पैसा चाहती है, जो पत्नियां उनसे सिक्योरिटी चाहती है, तो फिर जब दूसरी महिलाएं यही चाहती है तो वो उनको भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये सब तो मतलब हमारा केंद्र ही गलत है। हमारे केंद्र में लालच है, हमारे केंद्र में वासना है, हमारे केंद्र में मक्कारी है, तो फिर हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो बाहर इतना मामला रंगीन है और चिकना कर रखा है, लेकिन भीतर वही पुराना जानवर है जो हिंसात्मक भी है और डरा हुआ भी है। हिंसा उसमें इतनी है कि सामने वाले को नोच खाए, और डरा हुआ ये है कि जिसको नोच रहे हैं कहीं वो भाग ना जाए। तो फिर बंदी को लेकर पॉजिटिव मालिकाना हो जाता है। मतलब एक तरफ से तो ये भी है कि उसे भोग डालो, और दूसरी तरफ डर भी है कि कहीं वो हमें छोड़ के भाग ना जाए। और लड़की को भी वही सब डर सताते हैं। चीटिंग धोखा तो नहीं कर रहा है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या होता है कि मतलब चीटिंग धोखा जब लड़कियों को भी और लड़कों को भी यही डर सताएगा, तो फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ क्यों होती है, आपके डर के कारण, कि कहीं हमें छोड़ के भाग ना जाए, कहीं हमें धोखा ना दे। और जब ऐसा होने लगता है तो फिर हम लड़ने लगते हैं। और प्रेम ऐसी चीज तो है नहीं कि माँ की कोख से लेकर पैदा होगे। प्रेम तो सीखना पड़ता है। प्रेम कभी सीखा नहीं तो फिर थप्पड़ घूसे चल जाते हैं, फिर रुपया पैसा भी गिना जाता है। अब यहाँ जब साथ लिव इन कर रहे हैं तो तू कितना खर्च करती है और मैं कितना खर्च करता हूँ। लड़की को ये है कि मैं उतना खर्च क्यों करूँ, मैं तुम्हें फ्री सेक्सुअल सर्विस, मुफ्त यौन सेवा भी तो दे रही हूँ, तो मैं अगर थोड़ा कम खर्च करती हूँ तो क्या बुरा हो गया। सर्विसेज सेवाओं की कास्ट लगता भी तो है। तो लड़का कहता है अच्छा सर्विसेज बस एक ही तरफ से है, मैं नहीं देता क्या सर्विस, सारी मॉर्निंग तो तू करती है और कह रही है कि सर्विस बस तू दे रही होती है। और लड़की ये सुनते ही उबल जाती है। वो फिर कहेगी अच्छा हालत देख अपनी, क्या तू कोई सुख देने में सक्षम भी है। वो तो मैं हूँ, मेरा दिल इतना बड़ा है, एकदम साध्वी हूँ मैं, कि तुझे सुख देने के लिए मैं बिछी रहती हूँ। लड़के का भी पारा गरम। ये तो वही सामान्य व्यापारिक लेन देन की बात है ना। खरीदने वाला पक्ष माल की कीमत कम आंकना चाहता है, बेचने वाला पक्ष माल की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताता है। होता है कि नहीं होता है हर लेन देन में। और फिर इसमें गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगते हैं। जा जा, पता है पहले किस किस के साथ रही है तू। ये सब क्यों, अब ये सब इसलिए क्योंकि ये नया है ही नहीं। आप ऐसे ही जिए हो बचपन से, कुछ नया नहीं हो रहा है। बस भीतर की हिंसा को, अज्ञान को, खोखलेपन को प्रकट होने का एक नया मौका मिल गया है। लड़की को लड़का मिल गया है, लड़के को लड़की मिल गई है। मतलब आप सब ऐसे ही होते हो, और जैसे आप होते हो वैसे ही फिर आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात है, ये बस अभी अभी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है, आप बचपन से ही ऐसे होते हो, इसलिए आप जवानी में भी ऐसे ही होते हो। वही चीज जो वो 8 साल की उम्र में प्रकट करता था एक तरीके से, अब वो 28 की उम्र में प्रकट कर रहा है दूसरे तरीके से। कुछ नया नहीं हो गया है। 8 की उम्र में भी उसे जो घटिया गंदी शिक्षा मिली थी हमारे समाज से, वो उस पर ही चल रहा था, और आज भी वो उसी पर चल रहा है। वो कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंसा कर रहा है, वो हमारे ही द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कारों का एक उत्पाद है, एक स्पेसिमेन, नमूना भर है। उसे हमने ही तैयार किया है, वो कहीं बाहर से नहीं आ गया है। हाँ, अब हो जाए या कोई कांड हो जाए तो हम खास तौर पर किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठा करके यूं दिखाना चाहते हैं जैसे वही अकेला एक व्यक्ति तो एकमात्र दोषी है, बाकी हम सब तो पाक साफ हैं, हम दूध के धुले हैं। इसको फांसी दे दो साहब, इसको फांसी दे दो। माने क्या, वो तुम्हारे ही घर से निकला है, वो तुम्हारी ही पैदाइश है, उसमें और तुम में कोई बहुत अंतर नहीं है। बस परिस्थितियों का खेल था कि उससे कांड हुआ, उसी की स्थिति में तुम होते तो तुम भी करते, शायद उससे दोगुना करते। लेकिन एक को दोषी ठहरा करके कुछ हो जाए कुछ हो जाए, एक को दोषी ठहरा करके आप बाकी सबको क्लीन चिट, निर्दोषिता का प्रमाण पत्र दे देना चाहते हो, खास तौर पर अपने आप को। अभी कल परसों तो हुआ है, लड़की गई कहीं 4-5 दिन रह करके वापस आई, बाप ने उसको गोली मारी माँ की सहायता से, और फिर बाप माँ दोनों ने उसको काट कर सूटकेस में या किसी अन्य चीज में डाल करके कहीं ले गए और फेंक दिया। पत्नी ने पड़ोसी की मदद से पति को मार दिया।
फिर पड़ोसी के घर में गड्ढा खोद करके वहां पति को गाड़ दिया, फिर जहां गड्ढा खोदा उसके ऊपर सीमेंटिंग पक्का कर दिया और उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिया। उस पर पत्नी और पड़ोसी अपना आराम से लेटा करते थे। नीचे पति को गाड़ रखा है, कहीं हो जाता है, कहीं तमन्ना ही रह जाती है। बस हिंसक तो सभी, चाह तो सभी लोग एक ही चीज रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आपने जो समझी है कि एक लड़की है जो कहीं 5 दिन रह के आई तो उसके माँ बाप ने उसको, वहीं दूसरी तरफ क्या है कि पत्नी या पड़ोसी मिलके अपने ही, मतलब पति की पत्नी और पड़ोसी मिलकर के अपने ही पति कर देते हैं और वही बिस्तर डाल के सो जाते हैं। तो मतलब ये सब चीजें तो संसार में चल ही रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एक जो मामले सामने आते हैं उन मामलों को आप खास विशिष्ट स्पेसिफिक विशेष केसेस मामले में ना समझे, वो हमारी व्यापक सामाजिक रुग्णता के लक्षण भर है। पूरे शरीर में, समाज के पूरे शरीर में गंदगी फैली हुई है। वो गंदगी बस प्रकट कहीं कहीं हो जाती है, जैसे खून गंदा हो गया हो किसी इंसान का तो फोड़े फुंसियां निकलने लग जाते हैं। अब ऐसा थोड़े ही है कि जहाँ फोड़ा हो गया है बस वहीं पर खून गंदा है। खून तो सिर से लेकर पांव तक गंदा है, लेकिन जहाँ फुंसी फोड़ा मुहासा आ गया आप उसी जगह को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं ये पापी जगह है। क्या पापी जगह है? हर घर की ये कहानी है। हाँ, अब ये बात सुनने में नागवार हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है, हर घर की ये कहानी थोड़ी है। देखिए हमारा बहुत सभ्य शिष्टाचारी शालीन सांस्कृतिक घर है, हमारे घर में ये सब नहीं होता। हमारा तो सूरज बड़जात्या वाला घर है, राजश्री प्रोडक्शन, सब लोग सुबह सुबह एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, बहुत सारा नाश्ता। रिश्ते की एक ही स्वस्थ बुनियाद हो सकती है, वो है प्रेम। प्रेम के नाम पर हम बस पशुता जानते हैं, क्योंकि प्रेम तो आध्यात्मिक ही होता है, अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रेम के नाम पर हम बस संबंध जानते हैं, बंधनों में प्रेम हो नहीं सकता है। प्रेम मुक्ति का दूसरा नाम है, मुक्ति से हमारी रूह कांपती है। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि आप कटघरे में करवा ले किसी से। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इस किताब को पढ़ने का और समझने का एक चीज है पॉइंट, कि अगर आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है तो आप चाहे उसमें किसी को बांध लो, चाहे उस पर शक करो, चाहे उसको जबरदस्ती रखना चाहो, आप उसे प्रेम नहीं करवा सकते हो। वो फिर बंधन, मजबूरी, फिर वही चीजें, बीमारी, डिप्रेशन, हर चीज बनती है। तो हम प्रेम के नाम पे पशुता जानते हैं, मतलब हम ये जानते हैं कि पत्नी अगर पति की रिस्पेक्ट करे ये प्रेम कहलाता है। हम ये जानते हैं कि पति पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरा करे, उसके लिए सब कुछ करे, ये प्रेम कहलाता है। और फिर हम उसी में उसे बांध देना चाहते हैं, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम आज़ादी का नाम होता है, प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रेम में डर है ना, वो प्रेम है ही नहीं और वो रिश्ता सही चल ही नहीं सकता। अगर आप ये डरे हो कि आपका पति या पत्नी आपको धोखा दे देगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, तो फिर आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सुख नहीं होता है, इस चीज को समझो। अगर आप मजबूरी से, स्वार्थ से रिश्ते में जुड़े हो तो सुख नहीं मिल सकता। और आप चाहते हो कि आपको सुख मिले, कैसे मिलेगा? पहले अपने डर को खत्म करो, पहले अपने मजबूरी को खत्म करो, तो आपको जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो बड़ी समस्या आ जाती है, जंगली जानवर जो विलुप्त हो रहे होते हैं उनकी आबादी बढ़ाने के लिए कई बार एक ही बाड़े में नर और मादा को डाला जाता है कि ये संयोग करेंगे तो उससे बच्चे पैदा होंगे और इनकी कुछ आबादी बढ़ेगी, चाहे वो चीते की आबादी हो या अन्य विलुप्त हो रही प्रजातियों की आबादी हो। बड़ी दिक्कत आती है, नर होगा, मादा होगी, वो आपस में मिलते ही नहीं। जंगली जानवर को भी पता है कि कुछ काम सिर्फ आज़ादी के होते हैं, तुम बाड़े में करवाओगे, हम करेंगे ही नहीं, हम नहीं करते। मतलब जानवरों को भी आप अगर बांध के और उनका मिलन करवाओ तो वो भी नहीं मिलना चाहते, वो भी आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो कि आपको जो सामाजिक संबंध बना दिए गए हैं, शादी बना दी गई है ना, आप सामने वाले को जानते हो ना कुछ, बस आपके परिवार वालों ने रिश्ता जोड़ दिया, आपने रिश्ता जोड़ लिया, या आप प्रेम करके भी लाते हो जिसे लव मैरिज कहते हैं, उसमें भी आपको पता थोड़ी है कि प्रेम क्या होता है। आप तो शारीरिक अट्रैक्शन के कारण उसे घर लेके आ जाते हो। तो ये चीजें जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे रिश्ते कैसे सही होंगे।
आदमी अकेला है जिसके सुहाग रात का बिस्तर भी घर के भाई बहन भाभियां तैयार करते हैं और पड़ोस की औरतें आकर तैयार करती हैं और तब भी कार्यक्रम चल जाता है। कैसे चल जाता है? तुम्हारी आत्मा कुछ है या नहीं? जीवन में कुछ निजता है या नहीं? कुछ नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है। और जब प्रेम नहीं होता तो संबंध ऐसे ही होते हैं, कारोबारी लेन देन के, जिसमें पूरी कोशिश ये रहती है कि दूसरे पक्ष से अधिक उगाह कितना लो। जब तक रिश्ते चल रहे होते हैं तब तक तो फिर भी ठीक है। देखा है जब रिश्ते टूटते हैं उसके बाद जो रायता फैलता है, मुकदमेबाजी चल रही है 10-10 साल तक, वो कह रही है मुझे तुमसे कम से कम 1.5 करोड़ चाहिए। रिश्ता टूट गया उसके बाद अब एक दूसरे की फोटो लीक उजागर कर रहे हैं। जो पहले SMS था वो MMS बन गया जाता है और सीधे पोर्न साइट, अश्लील वेबसाइट पर पहुंच जाता है। वो बदला निकाल रहा है, वो कह रहा है ले तू बोलकर भागी है ना कि अब मैं उतना तेरे लिए आकर्षक नहीं हूँ, काम का नहीं हूँ, तो ले तेरा सारा कार्यक्रम मैंने वहाँ पहुँचा दिया superporn.com पे। अब ये देखो, चाहे शादी हो चाहे प्रेम हो, अब कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपने पति को छोड़ के किसी और से प्रेम करती है। अब वहाँ पे जब तक तुम उसके हिसाब से चल रहे हो ठीक है, जिस दिन तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे उस दिन फिर कितनी लड़कियों के मतलब न्यूड वीडियो होते हैं जो पोर्न साइट पे अपलोड होते हैं। तो ये सब भी क्यों किया जाता है? बदला लेने के लिए। ठीक है, तो रिश्ता जब तक अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है? बदला। और पत्नियां पति से मुझे इतना पैसा चाहिए तुम्हें छोड़ने का, मतलब हर जगह सौदा हो रहा है, प्रेम तो कहीं भी है ही नहीं। ये संबंध विच्छेद होते ही आदमी दूसरा हो जाता है क्या? मतलब जब तक तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, मतलब एक दूसरे को प्रेम के नाम पे जो भी करते हो, क्योंकि प्रेम तो वो होता नहीं है, तो जब तक तुम्हारे बीच अट्रैक्शन होता है तब तक वही व्यक्ति तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ कह दिया या तुमसे झगड़ा हो गया, उसी वक्त वो व्यक्ति दूसरा हो जाता है, मतलब फिर उसे दूसरे तरीके से देखने लगते हैं, एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। तो आदमी तो दूसरा नहीं हो गया। माने जब संबंध चल रहा था तब भी आदमी वही था। मैं बताऊं, संबंध से पहले भी आदमी वही था, बस जब रिश्ता टूट जाता है उसके बाद आपको उसका वो चेहरा दिखाई देता है जो पहले आप नहीं देख पाए, क्योंकि आप में भी बराबर का लालच और काम वासना थी। तो आपको दिखा ही नहीं कि ये कितना घटिया दरिंदा है जिसके साथ आप रिश्ता बनाए बैठे हो। वो जब टूट जाता है तब पता चलता है। मतलब जब तक हम जिसके साथ लालच या अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं तब तक उसका असली चेहरा हमें दिखता ही नहीं, जबकि होता उस वक्त भी उसका असली चेहरा है, लेकिन हम देख नहीं पाते। और जैसे ही हमारे झगड़े होते हैं तो लगता है कि ये इंसान तो इतना बुरा है। वो कब दिखता है? जब आपका रिश्ता टूटता है। जब तक सही रहता है तब तक आप उसका घटिया चेहरा देख ही नहीं पाते हो और आपको लगता है कि अभी अभी ऐसा हो गया है, वो पहले से ही ऐसा था, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हो। फिर गुंडई चल रही है, एक दूसरे को पिटवाने की कोशिश चल रही है, मीडिया में इधर उधर के बयान दिए जा रहे हैं। इसको कहते हैं वॉशिंग योर डर्टी लिनिंग इन पब्लिक, अपनी गंदगी के सार्वजनिक तौर पर धोना। मतलब गंदगी अपनी है पर धोएंगे सार्वजनिक तौर पे, फिर उसे सबको शामिल कर लेंगे। ऐसी ऐसी बातें मीडिया में बोली जा रही है, जाहिर की जा रही है, जो कभी सार्वजनिक होनी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष के आपस की बात वो जाकर के कहाँ तुम मीडिया में उछाल रहे हो, पर वो सब होता है। फिर वो आदमी बदल गया नहीं, वो हमेशा से ऐसे थे, पर जब तक रिश्ता चल रहा था तब तक वो हूर परी थी और वो राजकुमार था। तब तक तो यही था जाने तमन्ना। वो जाने तमन्ना एक दिन अचानक डायन कैसे बन गई? क्योंकि वो पहले से ही डायन थी। ये अलग बात है कि जो तुम्हें अब दिख रहा है कि डायन है, आजकल किसी और की जाने तमन्ना है। कैसे? मतलब जो आज तुम्हें डायन लग रही है वो किसी और की जाने तमन्ना है। मतलब तुमसे तो झगड़े हो रहे हैं लेकिन कहीं और वो वही प्यार बरसा रही है जो तुम्हें प्यार बरसाती थी। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अब वो वहां पे रिश्ता बना चुकी है, वो तुमसे वो रिश्ता नहीं रह गया है, इसलिए वो तुम्हारे लिए अब डायन दिखने लगी है और अब दूसरे के लिए वो जाने तमन्ना हो गई है। तो हम लोग ही गलत हैं। और उस पर तुर्रा ये कि जब हमारे गलत होने के इतने बीभत्स, इतने करुण, इतने दर्दनाक प्रमाण सामने आते हैं तो भी हम चेतते नहीं। तब हम ऐसे कहते हैं अरे वो लड़का मुसलमान था ना, और मुसलमान तो हिंसक होते हैं इसलिए उसने मार दिया लड़की को। अच्छा, तो बाप ने बेटी को क्यों मारा? अरे वो मनोरोगी था, मनोरोगी इसलिए उसने मार दिया। माने जिन्होंने भी मारा, जहां भी ऐसी घटना हुई, वो कुछ अलग लोग थे। नहीं, वो अलग लोग नहीं है, वो आप में से ही एक है, वो हम हैं। हमने ही मारा है, हम ही मारे जा रहे हैं।
ये आज से लगभग 15 साल पहले का आंकड़ा है। अब बदल गया हो तो बदल गया हो। इधर मैंने खोजा नहीं कि 75-80% भारतीय परिवारों में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का होता है। ये भी हो सकता है कि वो 15 साल में बढ़ भी गया हो, तब 75 ना अब 85 हो गया। इसका आशय समझते हैं, कोई बात नहीं कर रहा इसकी, ना अखबार ना न्यूज चैनल, क्योंकि यह खून बहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको तो सनसनी नहीं मच रही। आंकड़ा भर है, इसमें सनसनी कैसे मचेगी। किसी ने कहा था एक व्यक्ति की मौत त्रासदी होती है और 1 लाख व्यक्तियों की मौत सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है बंबई का, वो चले ही जा रहा है। 10 साल हो रहे होंगे शायद, जहां मां ने अपनी बेटी को मार दिया। इल्जाम है, अभी अदालत ने कैसे फैसला नहीं दिया है। वो बड़े उच्च वर्ग का केस है, जिसको आप कहोगे समाज का अभिजात्य वर्ग, वहां से आ रहा है। कोई गरीबों का मामला नहीं। और माँ ने अपने हाथों से मारा बेटी की और ले जाकर के उधर डाल दिया, जला ही दिया शायद लाश को, कुछ ऐसा हुआ था। खींच रहा है वो। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आ जाते हैं। हर आदमी घुट घुट कर मर रहा है, क्योंकि रिश्ते से बड़ी फांसी दूसरी नहीं होती। ये चीज समझना कि हर आदमी घुट घुट कर मर रहा है, क्योंकि रिश्ते से बड़ी फांसी दूसरी नहीं होती। बस हम उस घुटन के साथ थोड़े सुव्यवस्थित हो जाते हैं, थोड़े समायोजित हो जाते हैं, उस घुटन को अपनी आदत बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो लोगों के चेहरे ऐसे शमशान में होते हैं, ये बात मौत की नहीं है क्या। एक आदमी है जो चल रहा है सड़क पर, होगा 45-40 साल का, उसका मुंह देखो, ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह 4 थप्पड़ 5 लात खाकर आया है, ठीक चेहरे पर। तुम्हें पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। ये रिश्ते की बात है, और रिश्ता आवश्यक नहीं कि पत्नी के साथ ही हो, वो पति के साथ भी रिश्ता हो सकता है, वो उसके बॉस के साथ भी रिश्ता हो सकता है। बात बस ये है कि ये जो भी रिश्ता है वो तुम्हारा है, तुमने चुनाव किया है, और तुम आदमी ही गलत हो। तुम्हें नहीं पता कि क्या चुनाव करने हैं जिंदगी में। तुम्हारे सारे चुनाव भय, लोभ, वासना इसी केंद्र से आते हैं, या फिर अज्ञान से आते हैं। हमें तो जी कुछ पता नहीं। परदादी थी, परदादी ने यूं ही पकड़कर विवाह करा दिया। हम तो बच्चे थे, कितने साल के, 22 साल के बच्चे थे। आमतौर पर स्त्रियां आती हैं गांव और छोटे कस्बों वगैरह से, वो ऐसे ही बोलती हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं थे, हमारी तो शादी ऐसे ही करा दी। बस क्या उम्र थी, कैसे, आप कुछ भी नहीं जानती थी, और ना भी जानती थी तो इससे यही तो प्रमाणित होता है कि आपके रिश्ते का आधार अज्ञान है। अज्ञान में संबंध बनाओगे तो और क्या पाओगे। आ रही है बात समझ में। और अभी तक हमने जितनी बात करी है उसमें हमने बस मनुष्यों के प्राण, उनके जीवन, उनकी हत्या की बात करी है। आप जानते हो कि दुनिया की आबादी अभी कितनी है, 800 करोड़। ये 800 करोड़ लोग प्रतिदिन कितने जीवों की हत्या करते हैं, उसका कुछ हिसाब है। ये 800 करोड़ लोग अलग अलग तरीके से खाने के लिए, शोध के लिए, दवाई के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने सामान के लिए कितने जीवों को प्रतिदिन मारते हैं। कुछ थोड़ा अनुमान लगाओ, मछलियों को भी शामिल कर लो तो हम सैकड़ों अरबों में जीवों को मारते हैं प्रतिदिन। थोड़ा 1 मिनट उस हत्या की भी बात कर ले, या उनकी जान बिल्कुल ही मुफ्त की है। और ये प्रकृति का जैसा विद्रूप मजाक है। तुम जिस मामले की बात कर रहे हो, जहां शव को 35 टुकड़ों में काटा गया, उसको काटने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया, वो चाकू बना है जानवरों का मांस काटने के लिए। अस्तित्व तुमसे बोल रहा है, ठीक वो उपकरण जो तुमने तैयार करा है जानवर को काटने के लिए, देखो उसी से इंसान भी कटेगा। और ठीक वो मन जो तुमने तैयार कर रखा है जानवर को काटने के लिए, ठीक वही मन इंसान को भी काटेगा। तो मेरे ख्याल से आज से लगभग 30 साल पहले की बात होगी। दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ, जहां पर कांग्रेस का ही कोई प्रभावशाली नेता था, उसने ले जाकर के अपनी पत्नी को तंदूर में ही डाल दिया। बोला यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बाकी और कुछ भी करूँगा तो कहीं हड्डी बड्डी तो मिल ही जाती है, कई साल बाद भी हड्डी मिल जाती है, तंदूर में डाल दो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसने तंदूर में ही डाल दिया। उसकी चाल सफल भी हो गई थी, बस उससे धुआं इतना उठा कि लोगों ने कहा कि आज कौन सा बड़ा जानवर पक रहा है। भाई इतना बड़ा कौन सा जानवर है कि इतना धुआं उठ रहा है। तो किसी को शक हो गया,
उसने इधर उधर कुछ देखा, ताका, बात पुलिस तक पहुंच गई तो ये फंस गया आदमी। और वो तंदूर बनाया ही किस लिए जाता है? तंदूर में ज्यादातर क्या पकता है? तंदूरी रोटी। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।